नमस्ते दोस्तों, मैं भारती सर आपको अपने ही चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। और मैं आज आप लोगों को सब्जेक्ट मैथ पढ़ाने जा रहा हूं और स्टार्ट करने जा रहा हूं। और मैथ हम शून्य से शिखर तक पढ़ेंगे। ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन स्पीच है। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के संग हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहले हम ये जान लें कि गणित के डर को कैसे दूर करें, गणित के डर को कैसे दूर करें। ठीक है। हम आपको जीरो से गणित सिखाएंगे, एक आसान भाषा में सिखाएंगे, गणित के कंसेप्ट को समझाएंगे। ठीक है। गणित को याद ना करें। गणित याद करने के लिए नहीं होती है, तो आपको समझने की जरूरत होती है। गणित के सूत्रों को सीखेंगे। ठीक है। सिखाएंगे, सीखेंगे कैसे सीखा जाता है। ठीक है। गणित को रोचक बनाएंगे कि गणित को आपको गणित से डर लगता है तो उसमें रोचक आएगा। ठीक है। और इसी के संग हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चैप्टर आ गया आपका। ठीक है। संख्या पद्धति जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में नंबर सिस्टम, इसे एन, ये स्मॉल एन से कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और अब आता है, इसी में आता है कि स्टार्ट करते हैं तो संख्या आता है। संख्याएं वो गणितीय वस्तु है, संख्याएं वे गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता है। ठीक है। इसलिए हम लोग संख्या का प्रयोग करते हैं। 1, 2, 3, 4 etc, मतलब ये संख्याएं होती है। ठीक है। संख्या पद्धति के प्रकार, संख्या पद्धति के प्रकार। ठीक है। संख्या पद्धति में संख्याएं 12 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? 12 प्रकार की होती है। ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे संख्याएं 12 प्रकार की होती है। ये संख्याएं आपको 12 प्रकार की दी रखी है। ये शॉर्ट में है, अभी मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है। पहला आता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक क्या है? ये संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आगे आता है सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 14, 16, 18, 20 अनंत तक चली जाएगी। ठीक है। इनके बीच का अंतर कभी भी 2 का होता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कभी डायरेक्ट पूछ देगा कि सम संख्याओं के बीच में कितना का गैप होता है, या कभी पूछ देता सवाल, कभी अब आगे हम जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें आगे पूछेगा कि समक्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। समक्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, या 20 तक पूछता है, कभी 100 तक पूछता है कि क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ये जानना जरूरी है, इनके बीच का गैप क्या होता है? 2 का गैप आता है। ठीक है। अब आगे आता है विषम संख्याएं, जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है। पूर्णतः विभाजित ना हो या विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो या कटे ना, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक ऐसी संख्याएं चली जाएंगी। ठीक है। अब आइए, अगला हमारा आता है पूर्णांक, जिसे पूर्णांक नंबर, जिसे इंटीग्रल नंबर कहते हैं। ठीक है। ठीक है। पूर्णांक में आपका आता है पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पूर्णांक कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य।
से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। क्या पहले कंफर्म करें कि पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको बनाए रखे हैं और ये हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो ऐसे हम लोगों का एक टेबल बनता है, एनसीईआरटी में दिया है, तो ये टेबल बना होता था, हम लोग ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये संख्याएं हमको क्या कहते हैं? हम इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। यहाँ 0 है, 0 से इधर वाली संख्याओं को हम धनात्मक संख्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। 0 से इधर वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, 0 से इधर वाली ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ये जो 0 है इसे शून्य कहते हैं या उदासीन कहते हैं, उदासीन, उदासीन। ठीक है, उदासीन संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, थोड़ा वो कर रहा है। अब आइए, ठीक है, ये हो गया। आगे हम लोग, हाँ ये देखिए, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, उदासीन पूर्णांक, ये तीनों आपको हम बता दिए। ठीक है, ये इसके बारे में डिटेल है, वैसे मैं आपको बता रखा हूँ कि 0 से दाएं साइड के वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अनंत तक जाती है धनात्मक संख्या के। 0 से बाएं साइड की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और 0 को उदासीन संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे हम आएंगे, अब आते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेने पर ये पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग, ठीक है, एक मिनट जाइए, एक मिनट। ठीक है, हमने बता दिया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब अगला आता है हमारा भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, एक बार और समझिएगा, ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसे प्राकृतिक संख्या या ऐसे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी एक और संख्या से क्या हो? विभाजित हो या कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अनंत तक ये चली जाएगी। क्या कीजिए? अनंत तक चली जाती है। ठीक है, आगे हम, अगला हमारा आता है, ठीक है, अब अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो स्वयं और 1 से कटे, वे संख्या जो स्वयं और 1 से कटे, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17, 88 अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्या को क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है स्वाभाज्य संख्या। स्वाभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या। ठीक है, स्वाभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कम से कम 2 अभाज्य क्या होना चाहिए? इसमें 2 अभाज्य भी होना चाहिए और उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? ऐसी संख्याओं को हमको स्वाभाज्य संख्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर भी कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दे रखे हैं, एग्जाम्पल में 5, 7, 2, 3। ठीक है, ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? ऐसी संख्याओं को स्वाभाज्य संख्या। और भी हो सकता है, जैसे 3, 7, ये इसका भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इनका एचसीएफ, जो एलसीएम मगर हम एचसीएफ लेते हैं, मसा जिसे कहते हैं, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे, ठीक है, अब आता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी सभी संख्याएं जिसे या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है।
ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना है कि जो q है वो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। वैसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे हम कर सकते हैं 3/4, 7/12, 22/7, यह संख्या क्या कहती है? प्राकृतिक ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट में 4 ये भी है, ठीक है। रूट में 9 ये भी है, रूट में 16 ये भी है, 16 है, ठीक है। ये रूट में आपका 125 ये भी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, और ये पूर्ण वर्ग होता है। ये क्या होता है? पूर्ण वर्गमूल निकलता है, इनका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, पूर्ण वर्गमूल। ये देखो मूल इनका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ गया, ये पूर्णांक है, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 हो जाएगा। जैसे इसको भी निकालेंगे ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग ठीक है। अब आइए अगला है अपरिमेय संख्या, जिसे परिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसे संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः इन्हें रूट के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है, और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं, जो वर्गमूल है वो नहीं निकल पाता है। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बता देते हैं आपको, जैसे रूट में 5 इनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, ठीक है। रूट में 6 इसका भी नहीं निकल सकता है, रूट में 7 इनका भी नहीं, ये सब अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट में 13 इसका भी नहीं निकल सकता है, ठीक है। रूट में 8 ये भी जितना है ये रूट वाले नहीं। एक है नोट जो हर एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या पूछता है? पाई कौन सी संख्या है? तो आपको बताना है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब भी इसका मान 22/7 दिया रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला हमारा है, अब आता है वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये जान लीजिए, खाली परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिक्स करके जो लिख लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है 3/5, 7/11, 9/13, रूट में 121, 147, ठीक है, रूट में 147, ये सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। दोनों के मिक्स में क्या कहते हैं? ये संख्याएं होती है, ठीक है। अगला है अवास्तविक संख्या है, ठीक है, अनरियल नंबर जिसे, ठीक है, अनरियल नंबर इसे कहते हैं। ये एक काल्पनिक संख्या है जिनका वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। ये एक काल्पनिक नंबर है, ठीक है, यह एक काल्पनिक नंबर है जिनका वास्तविक नहीं होता, ठीक है, ठीक है, वास्तविक से रिलेटेड नहीं होता। ये अवास्तविक संख्या कहलाती है या काल्पनिक नंबर कहते हैं। जैसे आभास कर सकते हैं कि हाँ है, तो जैसे रूट में ये जितने भी 10 आते हैं तो ये रूट में -3, रूट में -4, रूट में -12, ठीक है, रूट में -17, ठीक है, etc। ऐसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे? ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं अवास्तविक संख्या, ठीक है। अगला हमारा है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको ध्यान देना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में महत्वपूर्ण बिंदु से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, ठीक है। पूछता कभी कि एक क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, डायरेक्ट पेपर में आता है, ठीक है। अगला, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन दो सबसे छोटी सम संख्या दी है। दो सबसे छोटी यह सम संख्या दी है। क्या है? सम संख्या दी है, सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या दी है, ठीक है, यह सम संख्या भी है, ठीक है। अब आइए, दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी है। क्या है? यही चीज है,
दोबारा मैंने बता दिया, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, लेकिन दो को छोड़ के, लेकिन अपवाद के रूप में, या अपवाद लिख लीजिए, लेकिन या अपवाद कर लीजिए, अपवाद में दो को छोड़ के सारी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होती है वो क्या होती है, वो आपका विषम संख्या होती है, ठीक है। केवल दो को छोड़ के, ठीक है। अगला, इसी में और भी टॉपिक है, इसमें आपको टॉपिक इसी में है, 1 से लेकर 25 तक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 9 है, ठीक है। 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी है? तो 15 है। 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी है? 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम प्राप्त होता है, ठीक है। किसी भी, जैसे हम आपको बता दें एग्जांपल में, अगर 2 + 2 करेंगे तो यह सम संख्या ही प्राप्त करेंगे, या 2 + 4 करेंगे तब भी यह सम संख्या प्राप्त करेंगे, या 4 + 4 करेंगे तो यह भी क्या होगी? सम संख्या। मेरे कहने का मतलब है किसी भी दो सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम प्राप्त होता है, ठीक है। अगला, यदि एक सम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, जोड़ी जाए तो सदैव विषम प्राप्त होगा। जैसे 1 + 2 3, ठीक है। छोटी संख्या से लिया जाता है क्योंकि एग्जाम में ऐसे मतलब याद नहीं रहता है, तो छोटी संख्याओं से लेकर कंफर्म कर लिया जाता है, इसके बाद सवाल लगाया जाता है। जैसे 2 + 3 5, ठीक है, विषम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब आइए, यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। यदि 2 विषम, किसकी बात करें? 2 विषम की बात करें तो मान लेते हैं कि 2 विषम की बात करें, एक विषम हो गया 1, ठीक है, दूसरा विषम हो गया 3, इन दोनों को जोड़ने पर सम प्राप्त हो गया 4। ऐसे फिर किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव सम संख्या होती है, ठीक है। किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव सम संख्या होती है। कितना भी घात कर दें, अगर वो घात कर दें और उसको घात से परिणाम निकालें तो वह हमेशा सम संख्या होती है, ठीक है। किसी भी विषम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव विषम संख्या होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर सम संख्या है, जैसे घात पर हमने लगा दिया ये 2, ठीक है, इसमें 2 करेंगे 2 दूना 4, ठीक है। ये सम संख्या तो यहाँ भी सम संख्या आएगी, ठीक है। अगर ये विषम है, जैसे मैंने यहाँ 3 कर दिया, 3 का अगर स्क्वायर कर दिया 3 हो, ये विषम संख्या आ गई। ये इसका मतलब ये है किसी भी विषम संख्या की जितनी भी घात की जाए तो परिणाम सदैव क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो देखिए ये विषम संख्या है ना, विषम का जब मैंने घात किया, कितना भी कर दूं, यहाँ अगर 22 भी कर दूंगा, कितना बार भी उसको गुणा करूंगा, तो ये यहाँ जो परिणाम मेरा आएगा वो क्या आएगा? वो विषम संख्या आएगा। बस इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, आइए इसी में, ठीक है। अब एक छोटा सा इसी में है कि अभी हमने अभाज्य संख्या पढ़ा, तो उसके बारे में अब आइए देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसी में, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड इसी में, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड जिसे हम प्राइम फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 36 का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करता है तो अभाज्य संख्याओं से हमें करना होता है। जैसे 26 26 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखेंगे कट रहा है तो उसको काटना चालू करेंगे। जैसे 2, ठीक है, 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3, ये ले, ठीक है। ये जो होती हैं, ये जैसे 2 2 3 3, ये क्या है? ये हमारा है अभाज्य गुणनखंड। इसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है। अब कितना अभाज्य गुणनखंड है कौन करके बता देना है। संख्या भी पूछे तो कैसे बताना है? 1 2 3 4 कितने हैं, ठीक है। अभी तो ये जो हमने किया है ये हो गया
इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड, इसे कहेंगे हम अभाज्य गुणनखंड कर दिया। लेकिन अगर पूछ दे कि 36 में 26 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, क्या करें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बने, यानी पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद संख्या लिख देंगे। जैसे अब ये 36 का पूछ दे, 36 का अभाज्य गुणनखंड का संख्या बताइए, कितनी संख्या है। तो यहाँ कह दें संख्या, तो पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे हमने कर रखा है, उसको करने के बाद उसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 यहाँ लिख देंगे 4, बस ये करना है, ठीक है। आइए अब आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब इसी में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, क्या अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। कैसे, ये पूछा हुआ है कि पहले हम ये आपको बताते हैं कि इसमें कैसे ज्ञात किया जाए। पहले इसका, ठीक है, 625 का, ठीक है, 625 का अभाज्य गुणनखंड, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ही ज्ञात करना होता है, ठीक है। इससे पहले हम 5 से करेंगे, ठीक है, 5 कैनो 5, ठीक है। और ये आपका जाएगा 5 कैनो 5, फिर कहाँ से बचेगा, ठीक है, 125, ठीक है, ये आपको जाएगा 125, ठीक है। फिर अगला आपको करेंगे 5 से, ठीक, ये 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे, ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से ये 1 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो हमें पूछा 625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके, ये आपका अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ है। ये जो है यही क्या है, हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, क्या होगा, यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है, ठीक है। ये आपका ये ज्ञात करने का तरीका, गुणनखंड ज्ञात करने के। और संख्या पूछ दे, यहाँ संख्या नहीं पूछा है, यहाँ बस खाली पूछा है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो ये अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर दिया। लेकिन अगर यहाँ लिख दे अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, यहाँ संख्या लिख दे, 2 क्वेश्चन बनता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को समझना जो भी होता है, क्वेश्चन नहीं समझेंगे क्वेश्चन गलत होता है। जैसे यहाँ 625 का अभाज्य गुणनखंड लिखा है, तो अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, ये ज्ञात कर दिया। और संख्या पूछ दे कितनी है, तो यह 4 होगा, ठीक है, ऐसे होता है। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 तक है, 4 काउंट कर लिया, ये होता है। फिर अब अगला आइए आप, इसी में अगला सवाल है 60 के अभाज्य गुणनखंड कितने, 60 के अभाज्य 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो वही तरीका फिर अपनाएंगे हम ज्ञात करने के लिए। 60 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ज्ञात कर देंगे, ठीक है। ज्ञात करने के बाद जब अभाज्य करते हैं तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, छोटे संख्या ऊपर या ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये ज्ञात कर दिया हमने अभाज्य गुणनखंड। अगर यही यहाँ संख्या लिख दे, खंड के बाद संख्या लिख दे, केवल संख्या लिख दे, संख्या क्या होगी, तो संख्या 1 2 3 4, तो यहाँ आंसर में लिख देंगे 4, ठीक है, आंसर में लिख देंगे 4, ये होता है, ठीक है। बस इसी में 2 सवाल और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसी में आपका अभाज्य गुणनखंड, इसमें दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या करना है, संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। तो जितने घात लगे हुए हैं, क्या ये गुणनखंड करने के बाद है, जितने घात लगे हुए हैं ऊपर, ये जितने घात लगे 2 पे ये घात लगा हुआ है और ये घात लगा हुआ है, ये है और ये है, सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 + 2 + 6 + 3, इनको जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 15। तो ये आपका आ जाएगा 15। यह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है, लेकिन घात वालों के लिए है, ठीक है। अगर सिंपल में वैसे निकलना होगा तो ऐसे ही निकलेगा। ऐसे आप करेंगे, जैसे 2 × 2
फिर 2, फिर 2, तो ऐसे काउंट करेंगे बात तो वही पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, वही चीज़ें जोड़ ली जाएगी। ठीक है, अब आइए इसका 2 पे 4 इंटू 5 पे 2 इंटू 3 पे 6 इंटू 7 पे 3 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। क्या करें? भाजकों की। अब यहाँ भाजक पूछ रहा है कि मतलब वो संख्या कितने बार किससे कट रही है, किसकी संख्या से कट, वो भाजक की बात करें। तो भाजक ज्ञात करने के लिए ये तो डायरेक्ट दे रखा है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आगे जो अभी सवाल आगे मैं उसको समझाऊंगा कि पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, उसका घात लगाया जाता है, घात के बाद जो संख्या आती है उसमें एक बढ़ाकर जोड़ के गुणा किया जाता है, वो वाली संख्या होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या पूछा है कि भाजकों की संख्या बताया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाजकों की संख्या के लिए घात जितने हैं, घात में घात ऊपर घात है, घात में क्या करना है, एक जोड़ के सब में घात में एक जोड़ के गुणा कर देना है। घात में एक जोड़ के क्या करना है, हमें गुणा कर देना है। तो घात में एक जोड़ के, घात में एक जोड़ने के बाद गुणा करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4। ठीक है, तो अब गुणा कर लेते हैं। यह आपका हो जाएगा 15। ठीक है, 15 चौको हो जाएगा 60 गुणे 7। ठीक है, 67 42 हो जाएगा। ठीक है, आपका इतने क्या हो जाएंगे, भाजकों की संख्या हो जाएगी। ये हो गया आपका भाजक। ठीक है, भाजक हो गया। ये डायरेक्ट दे रखा है, ये पहले से क्या कर रखा है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के दे रखा है, इसीलिए ये भाजक निकालने में आसान हो गई। अगर भाजक अगर ये आपका घात में ना हो तो हमें पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, निकालने के बाद जितना भी होता है उसमें एक बढ़ाकर और मल्टीप्लाई करेंगे, वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, यही होता है। आगे ये देखिए, इसमें दे रखा है उनका भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या करना है, अभाज्य गुण, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल बस क्या करना है, हमें घातों को जोड़ देना। बस घात पे कितना लगा, 4 + 2 + 6 + 3 जोड़ लेंगे इसको, यह हो जाएगा आपका 15। इसका भी क्या हो जाएगा 15। ठीक है, यही करना है। ठीक है, ऐसे सवाल को आपको करना है। ठीक है, अब आपको आगे, ठीक है, ठीक है, आगे ये जो सवाल दे रखा हुआ है ये आपको लगाना है। ठीक है, ये आपको ये जो सवाल दे रखे हैं ये आपको होमवर्क में कर लेना है। आप इसका शॉर्टिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लगाइएगा, नहीं होगा तो मैं अगले वाले वीडियो में आपको ये सवाल को बता देंगे। ठीक है, और इसी के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करिए। ठीक है, धन्यवाद।